नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो विकराल स्थिति की तरफ हिंदुस्तान को लेकर जा रहा है, क्योंकि कोरोना में एक बार फिर से गति दिखाई दी है। भारत में एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ गया है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,03,558 मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 478 लोगों की जान चली गई। 52,847 मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। भारत में कोरोना के अब तक 1,25,89,067 मामले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। अब तक कोरोना से 7,41,830 एक्टिव केस हैं। भारत में कोरोना से अब तक 1,65,101 लोगों की मौत हो गई। और छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, क्योंकि वहां पर गृह मंत्री अमित शाह नक्सल हमले में घायल हुए सैनिकों से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह मीडिया से मुखातिब होते हुए बाकायदा बोलते हुए नजर आए कि एक एक जवान की जान का बदला लिया जाएगा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घायल जवानों से मुलाकात कर रहे हैं। नक्सल हमले में 22 जवानों की शहादत हुई है। 700 जवान जब उस इलाके को पार कर रहे थे, नक्सलियों ने हमला किया और हमला करके 22 जवानों की जान ले ली। आगे बढ़ते महाराष्ट्र में कोरोना का महारूप दिखाई दे रहा है। बढ़ते कोविड प्रकोप से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार के कदम, और हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन और बाकी दिनों में नाइट कर्फ्यू होगा। यानी कि 2 दिन पूरे तरीके से लॉकडाउन होगा, बाकी 5 दिन नाइट कर्फ्यू रहेगा। रोजाना रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 8 बजे से पहले सभी दुकान दफ्तर बंद कर दिए जाएंगे। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। घर से बाहर छुट्टियां नहीं मना सकेंगे लोग। कई देशों के मुकाबले एक दिन में सबसे ज्यादा केस अकेले महाराष्ट्र में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और यही वजह है कि महाराष्ट्र धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। वीकेंड पूरे तरीके से लॉक रहेगा, यानी कि शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया है। 2 दिन का लॉकडाउन है, और जो बाकी के 5 दिन है उस दौरान भी नाइट लाइफ पूरे तरीके से बंद, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगा है। रोजाना रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान चाहे किसी तरीके की दुकान हो, कोई भी दफ्तर हो, उनको बंद रखा जाएगा। 8 बजे के बाद कोई दुकान कोई दफ्तर नहीं खुलेगा। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। रात घर से बाहर छुट्टियां लोग मनाने नहीं जा सकेंगे, और इसके पीछे की वजह यह है कि कई ऐसे देश जहां कोरोना एक्टिव, लेकिन उन देशों से ज्यादा अकेले महाराष्ट्र में केस आ रहे हैं। और कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में केस पूरे तरीके से, कोरोना पूरे तरीके से अनकंट्रोल। और आपको याद होगा 2020 में जब कोरोना ने हिंदुस्तान में कदम रखा और तेजी से फैलना शुरू किया तो अर्थव्यवस्था धड़ाम से नीचे पड़ी थी। लेकिन अब इकोनॉमी रिकवरी में एक बार फिर से कोरोना बड़ा रोड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोविड की वापसी से आर्थिक तौर पर जो रिकवरी होनी है, उसमें एक बड़ी रुकावट महसूस की जा रही है। कई पाबंदियों के कारण बिजनेस धीमा हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ निवेशकों की निगाहें हैं। बॉन्ड मार्केट पर क्या फैसला करेंगे गवर्नर शशिकांत दास, हर कोई ये सवाल कर रहा है। इस हफ्ते आने वाली है रिजर्व बैंक की मॉनेटरी रिपोर्ट, और इंटरेस्ट रेट में बदलाव होने की संभावना इस दौरान बेहद कम है। लेकिन जिस तरीके से मार्च 2020 के अंदर अर्थव्यवस्था धड़ाम से पड़ी थी, सेंसेक्स निफ्टी धड़ाम से पड़ी थी, ऐसा लगा मानो देश अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर टूट रहा है। उसके बाद कोरोना के खिलाफ जंग को तेज किया गया। धीरे धीरे देश को कोरोना की जद से बाहर निकाला गया। अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती हुई नजर आई, रिकवरी दिखाई दी, और ये वी शेप में रिकवरी थी जो रिकॉर्ड की गई। लेकिन अब फिर से पूरे देश के अंदर कोरोना एक्टिव हो गया है। लगातार केस आ रहे हैं। आर्थिक नगरी मुंबई कहिए या महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा इसकी जद में है, और उसका असर अब व्यापार पर दिखाई दे रहा है। बिजनेस लगातार धीमे हो सकते हैं। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ निवेशकों की निगाहें हैं। बॉन्ड मार्केट पर क्या फैसला करेंगे गवर्नर शशिकांत दास, हर किसी के जहन में सवाल।
और इस हफ्ते आने वाली है रिजर्व बैंक की मॉनेटरी रिपोर्ट। इंटरेस्ट रेट में, ब्याज दरों में बदलाव होने की संभावना बेहद कम है। वहीं कोविड की दूसरी लहर की आड़ से एफएमसीजी सेक्टर हलकान है। लू से चलने के बाद छाछ को फूंक फूंक कर पीने जैसी स्थिति बन गई है। स्थानीय स्तर पर लगने वाले लॉकडाउन से भारी दिक्कतें हुई हैं। कंपनियों को सप्लाई चेन बिगड़ने से रोकने की चिंता लगी हुई है। पिछले लॉकडाउन के बाद अब मुश्किल से पटरी पर इकॉनमी आई थी। वापस पहले जैसी स्थिति नहीं बनने देना चाहती कंपनी, और इसीलिए डर लग रहा है, क्योंकि 2020 के अंदर जिस तरीके से कंपनियों पर बुरा असर पड़ा, खासकर एफएमसीजी सेक्टर्स इसकी वजह से हलकान हो गए थे, अब वो एक बार फिर से डर रहे हैं। क्योंकि अप्रैल में, मार्च में जिस तरीके से कोरोना बढ़ा है, जिस तरीके से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, सबको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि देश फिर से लॉकडाउन की स्थिति में पहुंच चुके। महाराष्ट्र में वैसे भी 2 दिन का लॉकडाउन लागू कर दिया गया, बाकी 5 दिन के लिए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कंपनियों को सप्लाई चेन बिगड़ने से रोकने की चिंता है, क्योंकि 2020 में जो चेन टूटी उसको धीरे धीरे वापस जोड़ा गया, पटरी पर इकोनॉमी को लेकर आया गया, लेकिन वापस वैसी स्थिति ना बन जाए जैसी 2020 में थी, इसको लेकर कंपनियां डर रही हैं। वहीं कोरोना के कारण हिले कई राष्ट्राध्यक्षों के सिंहासन, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों की लोकप्रियता गिर गई। साथ ही कई राष्ट्राध्यक्ष बेहतर मैनेजमेंट के कारण मजबूत हुए। ब्राजील सहित 6 देशों में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा रहा। ब्राजील में कोरोना के बढ़ते खौफ से राष्ट्रपति बोल्सोनारो की फजीहत हुई। ब्राजील में अब तक बदले जा चुके हैं 4 स्वास्थ्य मंत्री। फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भी लोकप्रियता गिरी। जर्मनी में एंजेला मर्केल की पार्टी के समर्थन में भारी कमी आई है। इसके अलावा स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान के राष्ट्र प्रमुख विपक्ष के साथ ही जनता का विरोध भी झेल रहे हैं, क्योंकि जितनी सख्ती की जाएगी लोग उतने आपके खिलाफ होंगे। और ये कई देशों के अंदर दिखाई दिया। जहां जहां कोरोना अनकंट्रोल हुआ, रोकने में सरकारें विफल रही, जहां मैनेजमेंट जमीन पर काम करता नजर नहीं आया, वहां लोकप्रियता गिरती चली गई। ब्राजील सहित 6 देशों में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा नजर आया, और यही वजह की ब्राजील में कोरोना के बढ़ते खौफ से राष्ट्रपति बोल्सोनारो की फजीहत हुई। लोग उनको नापसंद करने लगे। हालात ये हुए कि 4 बार स्वास्थ्य मंत्रियों को बदल दिया गया। फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भी लोकप्रियता गिरी। जर्मनी में एंजेला मर्केल की पार्टी के समर्थन में भारी कमी आई, भारी गिरावट आई। इसके अलावा स्पेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, जहां के राष्ट्र प्रमुख भी विपक्ष के साथ ही जनता का भी विरोध झेलते हुए नजर आए। महाराष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में 100 करोड़ वसूली प्रकरण में बड़ा अपडेट। दरअसल गृह मंत्री पद से अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया। अब महाराष्ट्र को मिलेगा नया गृह मंत्री। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, दिलीप वळसे पाटिल महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री होंगे। ये भी आपको याद होगा कि फर्स्ट इंडिया ने पहले इसके संकेत दिए थे। दिलीप पाटिल एनसीपी से ही आते हैं और देशमुख की जगह वो ले सकते हैं। आज सुबह ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिए, आदेश सीबीआई जांच के। अनिल देशमुख के 100 करोड़ वसूली प्रकरण में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। आदेश के 3 घंटे बाद ही अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि जैसे ही यह प्रकरण शुरू हुआ, विपक्ष इस्तीफा मांग रहा था, गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था। शरद पवार सामने आए, उन्होंने कहा कि इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब सच्चाई यही कि गृह मंत्री पद से अनिल देशमुख की छुट्टी हो चली है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और जो जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, दिलीप वळसे पाटिल महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री हो सकते हैं, और ये भी एनसीपी के कोटे से ही होंगे, क्योंकि दिलीप पाटिल भी एनसीपी कोटे से आते हैं, एनसीपी से आते हैं, और देशमुख की जगह वो ले सकते हैं। इसके पीछे का एक बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वो दरअसल ये भी है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, उसके बाद अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया। और अब बात करते हैं बड़े नेताओं की व्यस्तता की। इस समय देश के 2 बड़े नेता सबसे ज्यादा व्यस्त हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बंगाल और असम में बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं मोदी, जबकि केरल और तमिलनाडु में कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं राहुल गांधी। चुनावी रैलियों में व्यस्त नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ही
बंगाल और असम फतेह के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं मोदी। बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है बीजेपी ने, जबकि दक्षिण में हाथ को मजबूत करने की जुगत में लगे हुए हैं लगातार राहुल गांधी। राहुल गांधी ने केरल पर विशेष तौर पर फोकस भी बनाया। संसदीय क्षेत्र वायनाड की सभी 7 सीटें जीतना प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, क्योंकि अमेठी छोड़कर राहुल गांधी वायनाड गए थे। वायनाड से उन्होंने चुनाव लड़ा, जीत गए, सांसद बन गए। अब इस संसदीय लोकसभा के अंतर्गत 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और राहुल गांधी ने पूरा फोकस किया हुआ है, क्योंकि ये 7 सीटें जीतना उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी, अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बंगाल और असम में बीजेपी का प्रचार प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, जबकि केरल और तमिलनाडु में कांग्रेस का प्रचार राहुल गांधी कर रहे हैं। असम के अंदर भी राहुल गांधी ने अच्छा खासा फोकस किया। चुनावी रैलियों में व्यस्त नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी और बंगाल और असम फतेह के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर मोदी सामने आया, जहां कोई चेहरा नहीं, सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव को लड़ा जा रहा है। और इसके पीछे की वजह यह भी कि बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने निर्धारित किया है, जबकि दक्षिण में हाथ को मजबूत करने की जुगत में राहुल गांधी लगे हैं और उनका फोकस केरल पर भी विशेष तौर पर बना हुआ है। और अब बात करते हैं जया बच्चन की, क्योंकि जया बच्चन की बंगाल में एंट्री हो गई है। ममता बनर्जी की चिट्ठी लाती दिख रही रंग। ममता बनर्जी ने कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की गई थी। अब सपा सांसद जया बच्चन टीएमसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगी। टीएमसी ने जया बच्चन को शामिल किया अपनी स्टार प्रचारक की लिस्ट में। टीएमसी कैंडिडेट अरूप विश्वास के लिए कैंपेन करेंगी जया। विश्वास का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो से है। तो ममता दीदी ने जिस तरीके से चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट होने की अपील की, बंगाल में बीजेपी को रोकने की अपील की, वो अब रंग लाती दिखाई दे रही है। और सबसे पहले जो सामने आया वो है सपा, समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से सांसद जया बच्चन टीएमसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगी। उन्होंने हामी भर दी है। टीएमसी ने जया बच्चन को अपनी स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी शामिल किया। टीएमसी कैंडिडेट अरूप विश्वास के लिए वो कैंपेन करेंगी, क्योंकि विश्वास का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो से। सवाल यह भी है कि बंगाल का चुनाव तो चल रहा है, लेकिन कौन कहां पर टूरिस्ट है। अब की बार चुनाव प्रचार की थीम है टूरिस्ट। दीदी ने बंगाल में बीजेपी की बड़ी टीम को टूरिस्ट बताया, तो बीजेपी नेतृत्व ने राहुल गांधी को टूरिस्ट का दर्जा। पहले ममता ने बाहरी भीतरी पर बीजेपी नेतृत्व पर गुजराती होने का जिक्र किया। फिर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि ममता अब वाराणसी से चुनाव लड़ेगी। ऐसे में बीजेपी ने कहा कि काशी का दिल बड़ा है, दीदी को टूरिस्ट नहीं कहा जाएगा। लेकिन फिर बीजेपी ने केरल में राहुल गांधी को क्यों कहा टूरिस्ट, ये भी सवाल है। बहरहाल दक्षिण भारतीय राज्यों में बीजेपी नेतृत्व को विपक्षी नेता टूरिस्ट ही बता रहे हैं, यानी कि बाहरी बता रहे हैं, जो चुनाव के वक्त आएंगे, प्रचार करेंगे, भ्रमण करेंगे, दावे करेंगे और चले जाएंगे। वहीं दक्षिण भारत स्टाइल में असम चुनाव। दरअसल दक्षिण भारत में वोटर्स को लुभाने के लिए गीत संगीत की अनूठी शैली। अब असम में नेता इसी शैली से वोटर्स को लुभा रहे हैं। सभी दलों ने तैयार करवाया है प्रचार गीत, साथ ही असमिया संगीत में पिरोया प्रचार गीतों को। जनसभा में ढोल की थाप पर बिहू नृत्य करते भी नेता नजर आ रहे हैं। भाषण से ज्यादा नृत्य, गीत संगीत पर फोकस कर रही हैं नेता। चाहे जो भी साम दाम दंड भेद, वोटर्स को लुभाने के लिए जो किया जाए वो कम। और इसीलिए अब दक्षिण भारत में जिस तरीके से प्रचार किया जाता है वो स्टाइल असम के चुनाव में अपनाई जा रही है। गीत संगीत सुनाई दे रहा है, नृत्य दिखाई दे रहा है, गीत बना लिए गए हैं प्रचार को लेकर। असमिया संगीत में उन गीतों को पिरोया गया है और फिर जमकर प्रचार किया जा रहा है। ढोल की थाप पर बिहू नृत्य, जो कि असम का नृत्य है, वो करते हुए भी नेता नजर आ रहे हैं, ताकि वो दिखा पाए जनता को कि वो उन्हीं के बीच के हैं, उन्हीं के जैसे हैं और उन्हीं की सभ्यता से जुड़े हैं।
और बात करते हैं अयोध्या में राम मंदिर की। अगस्त तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर की नींव भरने का काम। 21 जनवरी से नींव खुदाई शुरू हुई थी। नींव भरने में विशेष प्रकार की मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो इंजीनियर फील्ड मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जल्दी मंदिर परिसर 107 एकड़ के क्षेत्र में फैला होगा। इसमें से मंदिर का निर्माण हो रहा 2.77 एकड़ भूमि पर। नींव की पहली लेयर को ढालने का काम शुरू होगा 9 अप्रैल से। 250 फीट चौड़ी, 400 फीट चौड़ी और 40 फीट गहरी नींव होगी। सीपीएम मुक्त भारत क्यों नहीं? केरल चुनाव प्रचार के दौरान पूछा राहुल गांधी ने यह सवाल। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाले सीपीएम मुक्त भारत बनाने की बात क्यों नहीं करते? राहुल ने जो सवाल पूछा उसके पीछे मजबूत आधार इस बार के चुनाव में बीजेपी और लेफ्ट के बीच दिख रहा एक अनकहा तालमेल। केरल में बीजेपी का काडर खुलकर लेफ्ट का कर रहा समर्थन। उधर लेफ्ट के नेता पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए काम कर रहे हैं। इस बार बंगाल में वामपंथी मोर्चे का बंगाल में नारा है 21 रामे 26 वामे, यानी 2021 में जय श्री राम वाली पार्टी जीतेगी और 2026 में फिर वाम मोर्चे की वापसी। और बात करते हैं कमल हसन की सीरियस पॉलिटिक्स की। अभिनेता से नेता बने कमल हसन का ऐलान। राजनीति में रुकावट बनने पर फिल्में छोड़ने का ऐलान किया गया है। कमल हसन के लिए राजनीतिक करियर ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिल्मी करियर से ज्यादा राजनीति को अहमियत दे रहे हैं। राजनीति में रहना है फिल्म में, जनता ये फैसला करेगी। मल्लाल नीति मयम MNM की संस्थापक है कमल हसन, यानी कि वो मैदान में है और इस दौरान वो कह रहे हैं कि अगर जनता ने उनको चुन लिया, उनको नेता बना दिया, तो फिर अभिनेता के तौर पर प्राथमिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर नेता नहीं बना है तो अभिनेता के तौर पर वो काम करते रहेंगे और इसलिए वो कह रहे हैं कि राजनीति में रुकावट बनने पर फिल्में छोड़ देंगे, ऐसा ऐलान किया गया है। यानी कि नेता बन गए तो अभिनेता के तौर पर काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अभिनेता के तौर पर वो काम करते रहेंगे, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि जनता फैसला करेगी कि राजनीति में रहना है या फिर फिल्म में रहना। पिनराई विजयन के कारण बटा लेफ्ट मोर्चा। हालांकि केरल में इस सर्वे में सीपीएम के वाम मोर्चे को बताया आगे। इसमें कांग्रेस के नेताओं को केरल में और ज्यादा मेहनत मैदान पर करनी पड़ रही है। लेकिन खुद लेफ्ट मोर्चे में राज्य में दिखने को मिल रहा जबरदस्त विभाजन। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के कामकाज की शैली से पार्टी के कई नेता नाराज हैं। विजयन भी केवल अपने ऊपर बनवाते फोकस। वाम मोर्चे में कई नेता ऐसे जो विजयन के बढ़ते कद से परेशान हैं। वैसे नाराजगी दूर करने के लिए खुद विजयन को सफाई देनी पड़ी। राज्य के पूर्व सचिव कोडियारी बालाकृष्णन ने भी इस पर सफाई दी और कहा कि सीपीएम में कोई कैप्टन नहीं होता, सब कामरेड होते। वहीं बांग्लादेश की आजादी का मुद्दा नहीं भुना सकी कांग्रेस। कांग्रेस से छीन लिया प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश का मुद्दा। कांग्रेस के पास बांग्लादेश की आजादी के 50 साल का था एक बड़ा मौका। कांग्रेस इसे भुना सकती थी असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव में, क्योंकि देश के साथ साथ कांग्रेस के इतिहास का भी स्वर्णिम अध्याय था। इंदिरा ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में दखल देकर सेना भेज पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराया था। बांग्लादेश की आजादी की स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर कांग्रेस ने तैयारी भी की। सोनिया ने AK एंटनी, अमरिंदर, पृथ्वीराज चौहान की एक कमेटी बनाई थी, जिसे बांग्लादेश की आजादी में भारत और कांग्रेस की भूमिका को लेकर कार्यक्रम करने थे। लेकिन कमेटी ने एक मीटिंग के बाद कभी भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश पहुंचे और कांग्रेस से यह मौका उन्होंने छीन लिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आखिर मिल ही गई नियुक्ति। 3 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने निकाली भर्ती। ना नई भर्ती ना दोबारा परीक्षा, फिर भी 2 माह में 1000 सरकारी नौकरी। कई छोटी छोटी गलतियों की वजह से ये नियुक्तियां अटकी हुई थी। छोटी छोटी खामियों के कारण बेरोजगार बोर्ड कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे। बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने ऐसे मामले निपटाने का निर्णय लिया। अब लंबित मामलों को निपटाते हुए बोर्ड ने
बेरोजगारों को बड़ी राहत दी। राज्य के 29 जिलों में पाताल में भी पानी नहीं मिल रहा, यानी कि डार्क जोन और पानी पूरे तरीके से गायब। असंतुलित दोहन के चलते 29 जिलों में हालात बद से बदतर हो चले। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने 2020 के सर्वेक्षण में यह खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार 2017 में अति दोहित क्षेत्रों की संख्या 185 थी। 2020 में बढ़कर इसकी संख्या 205 हो चली। सिर्फ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में भूजल स्थिति ठीक है, जिनमें से हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर नहरी क्षेत्र, बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये एक तरीके से पर्यावरण की दृष्टि से काफी ज्यादा मजबूत, इसलिए यहां पर भूजल स्थिति ठीक है। जल संरक्षण उपाय के चलते ये जिले सुरक्षित है। इसके अलावा मान लीजिए आप अजमेर में हैं, जयपुर में हैं, कोटा में हैं, भीलवाड़ा में हैं या फिर उदयपुर में ही बैठे हैं, जिसको झीलों की नगरी कहते हैं, वहां पर भी भूजल की स्थिति बेहद खराब है, क्योंकि 29 जिले ऐसे हैं जहां असंतुलित दोहन के चलते स्थिति बद से बदतर हो चली है। पाताल में भी पानी ढूंढने को नहीं मिल रहा। और यह सब कुछ खुलासा हुआ केंद्रीय भूजल बोर्ड के 2020 के सर्वेक्षण में। रिपोर्ट को कंपेयर भी किया गया। 2017 की जो रिपोर्ट थी उसमें अति दोहित क्षेत्रों की संख्या 185 थी, लेकिन महज 3 साल में यानी कि 2020 में यह संख्या बढ़कर 205 हो गई। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, सिर्फ इन 4 जिलों को छोड़ दीजिए जहां भूजल स्थिति सही और उसके पीछे की वजह जल संरक्षण उपाय, बाकी जगह पाताल में भी पानी नहीं। और अब बात करते हैं राजसमंद विधानसभा उपचुनाव की रणनीति की। राजसमंद फतेह के लिए बीजेपी ने कमर कसी है। संघनिष्ठ प्रमुख नेता राजसमंद के रण में उतरे हैं। मदन दिलावर, वासुदेव देवनानी, धर्मनारायण जोशी प्रचार कर रहे हैं। तीनों नेता लगातार अभियान में जुटे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल भी प्रचार के अंदर जुटे हुए हैं। आगामी दिनों में अन्य नेताओं के भी पहुंचने का कार्यक्रम है। करीब 2 दशक पुराने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है, क्योंकि जब तक किरण महेश्वरी इस सीट से चुनाव लड़ रही थी, लगभग वो अजय थी। 15 सालों से उनका कब्जा था, लेकिन हाल ही में कोरोना की वजह से उनका देहांत हुआ, सीट खाली हुई तो उनकी पुत्री दीप्ति माहेश्वरी को मैदान में उतार दिया गया। तनसुख बोहरा उनके सामने मैदान में है, लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती कि जो सीट एक तरीके से बीजेपी के लिए परंपरागत हो चली थी, जिस पर किरण महेश्वरी का कब्जा था, वो सीट कांग्रेस के खाते में जाए, और इसकी जिम्मेदारी इसीलिए संघनिष्ठ प्रमुख नेता को दी गई है ताकि कांग्रेस इस सीट से दूर रहे, बीजेपी अपनी सीट को बचाकर रख पाए, दीप्ति माहेश्वरी जीत जाए। और इसीलिए राजसमंद के रण में मदन दिलावर, वासुदेव देवनानी, धर्मनारायण जोशी प्रचार कर रहे हैं। तीनों नेता लगातार अभियान में जुटे हुए हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल भी प्रचार में जुटे हैं। आगामी दिनों में अन्य नेताओं के भी पहुंचने का कार्यक्रम है। करीब 2 दशक पुराने अपने गढ़ को बचाने की बीजेपी के सामने चुनौती और हाथ का समर्थन पाने के लिए एक अवसर कांग्रेस के पास। संरक्षण के अभाव में असुरक्षित रेगिस्तान के जहाज। रेगिस्तान के जहाजों की लगातार संख्या घट रही है। सरकारी नुमाइंदों की लापरवाही से ऊंट पालक नाराज है। राज्य सरकार की प्रोत्साहन राशि को लेकर प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा। प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से ऊंट पालकों में आक्रोश बढ़ गया है। आखिर राज्य पशु के संरक्षण को लेकर प्रयास कब तेज होंगे, ये एक बड़ा और गंभीर सवाल है। सवाल यह भी है कि हिंसक माओवादियों का गढ़ क्यों बन रहा बस्तर। 2010 से अब तक 175 सुरक्षा जवानों की मौत हो चली है। इसके अलावा नक्सलियों के हाथों कई नागरिकों की भी मौत हो चली है। 2010 में चिंतनहार मुठभेड़ में 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। शनिवार 3 अप्रैल 2021 को भी बीजापुर में 22 जवान शहीद हो गए। 15 साल से नक्सलियों को घेरने में पुलिस नाकाम रही। मार्च जुलाई के दौरान ज्यादा होती है नक्सली पुलिस मुठभेड़, फरवरी जुलाई में होते हैं सीपीआई माओवादी के विशेष कार्यक्रम। बस्तर में अभी भी नक्सलियों से जूझ रही सरकार की पुलिस और बस्तर क्षेत्र का पिछड़ापन नक्सलियों के अनुकूल है। बस्तर क्षेत्र में ढंग की सड़कें नहीं होने से नक्सली बेखौफ है, क्योंकि वो उस इलाके को
बेहतर तरीके से समझते हैं, जंगलों को बेहतर तरीके से समझते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।